हेलो एवरीवन, जय हिंद। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम करने जा रहे हैं मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज़ पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइस आज हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हमसे स्पेसिफिकली बायोटेक्नोलॉजी की एडवांटेजेस पूछी गई हैं कि किस तरीके से बायोटेक हमें मतलब हमारे फार्मर्स को हेल्प करता है। तो गाइज आपको बायोटेक्नोलॉजीज़ के एडवांटेजेस पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे आज मिलने वाले हैं, तो आप इस टॉपिक को अपने पास लिख के रखिएगा। आप एग्रीकल्चर में भी इस टॉपिक को लिख सकते हैं। एग्रीकल्चर में जहाँ पे आप नोट्स बनाएंगे वहाँ पे आप बायोटेक्नोलॉजी के बारे में ये पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है गाइज। और अगर गाइज आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लगते हैं जो आपके हिसाब से हम ऐड ऑन कर सकते हैं तो आप उनको हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुरू करने से पहले गाइज मैं आपको अपने कोर्सेज़ के बारे में बता दूं तो हमारा करंट अफेयर्स कोर्स रन कर रहा है जिसमें आप लोगों के लिए डेली वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और साथ ही साथ पीडीएफ्स भी दी जाती हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और गाइज अगर आप हमारा करंट अफेयर्स का पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको लाइव डाउट सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं आप लोगों के लिए और साथ ही साथ रेगुलरली रिविजन भी करवाई जाती है। हमारा गाइस जीएस का प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, बिल्कुल जीरो से तैयारी वाला बैच है गाइस। उसमें आपको बेसिक एनसीईआरटी 6 क्लास से लेके एडवांस बुक्स तक की कवरेज करवाई जाएगी। और गाइस बेसिक से इसलिए करवाया जा रहा है ताकि आपका फाउंडेशन बिल्डअप हो जाए। फाउंडेशन बिल्डअप होगा तो आप लोगों की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। और गाइस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इम्प्लाइज कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी एंड अंडरस्टैंडिंग इज़ व्हाट यूपीएससी डिमांड्स। सो गाइस अगर आप इसको डेडिकेटेडली फॉलो करेंगे आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बहुत अच्छी। आपको एग्ज़ाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता गाइस। सो हाईली रिकमेंडेड बैच ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और गाइस हमारा मेंस का आंसर राइटिंग बैच भी रन कर रहे हैं जिसमें आपके लिए एक फ्री सीरीज़ चलाई गई है। उसमें आपको टेलीग्राम चैनल पे मॉर्निंग में कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ऑल डे लॉन्ग आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं और रात को 8 बजे आपको उन क्वेश्चंस का वीडियो एनालिसिस और पीडीएफ्स दिए जाते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही। और गाइस हमारा मेंस आंसर राइटिंग का पेड कोर्स भी लॉन्च हो चुका है। इसमें आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कराया जाएगा ताकि आपको पता चले, आप धीरे धीरे सीखिए कि आंसर राइटिंग किस तरीके से की जाती है। थोड़े थोड़े से आपको स्टार्ट कराएंगे, धीरे धीरे आपको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे और आपको मेंस रेडी कर दिया जाएगा। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी है गाइज, वो आपके आंसर कॉपीज़ को चेक करेंगे और आपको आपके आंसर्स को इवैल्यूएट करेंगे और आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। और बेस्ट थिंग इज़ गाइस कि ये कोर्स जो इवैल्यूएशन होगा वो दोनों ही लैंग्वेजेस में किया जाएगा, मीन्स इंग्लिश और हिंदी, मतलब कि दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बैच सूटेबल है। तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइस। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट करके आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए गाइस अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, हाउ कैन बायोटेक्नोलॉजी हेल्प टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ फार्मर्स। जैव प्रौद्योगिकी किसानों के जीवन स्तर को सुधारने में कैसे मदद कर सकती है। ये क्वेश्चन GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से पूछा गया है गाइस और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2019 में पूछा था। तो इस क्वेश्चन में गाइस हमसे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पूछा गया है, मेनली उसके एडवांटेजेस पूछे गए हैं कि बायोटेक्नोलॉजी हमारे जो किसान हैं, हमारे फार्मर्स हैं, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को, उनके जीवन स्तर को किस तरीके से इम्प्रूव करता है, मतलब किस तरीके से सुधारने में मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का सार क्या है बेसिकली गाइस, हमसे उसकी एडवांटेजेस पूछी गई हैं, मतलब हमें पॉजिटिव पॉइंट्स पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स नहीं बताएंगे क्योंकि हमसे स्पेसिफिकली क्वेश्चन में मेंशन करके पॉजिटिव पॉइंट्स ही पूछे गए हैं। तो गाइज हम थोड़ा सा बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे अपनी इंट्रोडक्शन में, देन हम अपने मेन पार्ट में इसकी एडवांटेजेस, मतलब इसके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कैसे इम्प्रूव करेगी फार्मर्स की के जीवन स्तर को, फार्मर्स की लिविंग स्टैंडर्ड्स को, वो एक्सप्लेन करेंगे और एंड में हम कंक्लूड करते हुए अपने आंसर को फिनिश करेंगे। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। In India, the majority of the population is involved in agriculture, but it is not remunerative enough. अब गाइस आप लोग ये चीज़ जानते हैं कि इंडिया की मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन जो है, बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में
इन्वॉल्व है, ठीक है, एग्रीकल्चर में ही काम करते हैं, कृषि विभाग में इन्वॉल्व है कृषि में। लेकिन फिर भी अगर ये देखा जाए कि जीडीपी में जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम देखने को मिलता है। पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा एनरोल्ड है एग्रीकल्चर में, लेकिन उसका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो बहुत कम देखने को मिलता है। तो उसका रीज़न क्या है कि मतलब उससे हमें क्या पता चल रहा है कि जब कंट्रीब्यूशन इतना कम है तो इतने जो लोग इन्वॉल्व हैं एग्रीकल्चर में उनको उतना उनका सर्वाइवल नहीं हो पा रहा होगा, उनको इतना अच्छा रेम्यूनरेशन या इतने अच्छा उनको अमाउंट नहीं मिल पा रहा एग्रीकल्चर से कि वो अच्छे से सस्टेन कर सके, स्पेशली उन एरियाज़ में जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन भी नहीं लाया गया, ठीक है। तो इस सिनेरियो में जब हम ये चीज़ देखते हैं और एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसको बढ़ाने की या जिस पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, फार्मर सुसाइड केसेस हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, राइट। तो ऐसे सिनेरियो में बायोटेक्नोलॉजी की जब हम बात करें, जैव प्रौद्योगिकी की बात करें, तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र को या एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करने में एक बहुत अच्छी संभावना है, बहुत अच्छी पोटेंशियल रखता है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। ये सभी के सभी जो एक प्रोडक्शन चेन हमें देखने को मिलती है, ठीक है, तो प्रोडक्शन चेन में हर एक स्टेज को ये अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। चाहे हम इनपुट से बात करें, एग्रोकेमिकल जो इनपुट्स है, रासायनिक आदान है, उनसे लेकर फाइनल फूड प्रोसेसिंग तक, अंतिम खाद्य प्रसंस्करण तक, ये हर स्टेज को अफेक्ट करता है, हर स्टेज पे कुछ ना कुछ हेल्प करेगा ही करेगा, राइट। तो अब क्या किस तरीके से बेनिफिट करता है हम ये देखेंगे। अंडर बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी में क्या होता है, उसके अंतर्गत हम प्लांट्स की बात करें, चाहे पौधे हैं, बैक्टीरिया, जीवाणु हैं, फंगाई, कवक हैं, या एनिमल्स हैं, जंतु हैं, उनके जो जीन्स हैं ना उनको मैन्युपुलेट किया जाता है, उनको ऑल्टर किया जाता है, ठीक है। जीन्स क्या होते हैं गाइस, जिसमें वो प्रॉपर्टीज़ होती है ना जिससे हमें पता चल जाता है, जैसे कि एक अगर ह्यूमन बीइंग का देखें तो उसके नेचर का उसका क्या मतलब नेचर है, किस तरीके का बिहेवियर है, या किस तरीके की बॉडी हाइट वेट एवरीथिंग पता चल सकता है उससे। तो जीन्स जो है उसमें कुछ ऑल्टरेशन कर देते हैं, उसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं, बदलाव कर देते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव उसको बोलते हैं। तो ये क्या करता है कि ये कुछ उस उनके जीन्स में चेंजेस लाके एग्रीकल्चर में ये कुछ चेंज करता है, और उससे रिलेटेड एरियाज को ये मतलब चेंज करने से बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कैसे, ठीक है, किस तरीके से करता है, जैसे कि मान लीजिए अगर एक पौधा है, उस पौधे में क्या है कि इंसेक्ट बहुत जल्दी या फिर कीड़ा उसमें पौधे में बहुत ज़्यादा जल्दी लग जाता है, ठीक है, पेस्ट अफेक्टेड रहता है वो। अब उसके अगर जीन्स ऑल्टर कर दिए और उसमें कुछ ऐसा मतलब जीन इस तरीके से उसका ऑल्टर कर दिया कि उसमें जो है वो पेस्ट रेजिस्टेंट कर दिया, मतलब कि उस पर कोई भी कीड़ा लगेगा ही नहीं, उसमें कुछ ऐसा जीन डाल दिया, उसमें कुछ ऐसी चेंजेस कर दी, ऑल्ट्रेशन कर दिया कि उसमें कीड़ा नहीं लगेगा। तो अब क्या होगा, अब अगर हमें हमें पता है एक फसल है जिसमें कीड़ा लग जाता है, हमें कीड़े की दिक्कत देखने को मिल रही है उस फसल में, हमने उसके जीन्स ऑल्टर करके उसको पेस्ट रेजिस्टेंट बना दिया कि अब उसमें कीड़ा नहीं लग सकता, तो वो क्या है, वो क्रॉप हमारी, वो फसल खराब नहीं होगी, तो फार्मर्स को क्या होगा, बेनिफिट होगा, राइट। इस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी काम करता है। फिर हम बात करें टिश्यू कल्चर की, तो टिश्यू कल्चर मतलब ऊतक संवर्धन, ये क्या है, साइंस ऑफ कल्टीवेटिंग एनिमल और प्लांट टिश्यू इन अ प्रिपेयर्ड मीडियम, मतलब कि एक तैयार माध्यम में क्या करते हैं कि क्या कहते हैं, विज्ञान में मतलब उजागर करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, कल्टीवेट करते हैं उसको, उपज करते हैं उसकी, किसकी, एनिमल या फिर किसी प्लांट के टिश्यू की, राइट। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं क्रॉप को इम्प्रूव करने के लिए, जो फसल है उसको इम्प्रूव करने में, उसको फसल को फसल के सुधार में हम इसकी मदद ले सकते हैं टिश्यू कल्चर की, राइट।
अब जैसे कि यहाँ पे बताया किस तरीके से यहाँ पे आपको बताया गया है, जैसे क्रॉप्स हैव बीन मेड मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस, कि जैसे जो क्रॉप्स या फसलें हैं वो ख़राब हो जाती हैं कि अगर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई या सूखा पड़ गया, ठीक है, या पानी हमें सॉरी पानी में मान लीजिए अगर नमक ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है, सॉल्ट, या गर्मी ज़्यादा है टेम्परेचर की वजह से अगर फसल ख़राब होने होती है या फसल ख़राब होने का डर रहता है, तो अगर फसल ख़राब हो जाएगी तो फार्मर्स का क्या होगा, जो फार्मर्स ने उस पे पैसा लगाया उसकी सीड्स में या उसके जो फर्टिलाइज़र में पेस्टिसाइड्स डालने में उसमें पैसा लगाया, वो फार्मर का वो पैसा तो जाएगा ही। और जो फसल से उसको पैसा आने की उसको आशंका थी कि उसको पैसा मिल जाएगा और वो अपनी लाइवलीहुड सस्टेन कर पाएगा, वो अपनी फैमिली को अ, एक मतलब प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन है, खाना है, एक जीवन दे पाएगा, वो उसका वो सफल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि फसल खराब होगी तो वो और ज़्यादा गरीबी में और डेट ट्रैप में, मतलब उसको कर्ज लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, तो वो कर्ज के नीचे दबता चला जाता है। लेकिन अगर उस क्रॉप को और ज़्यादा टॉलरेंट बना देंगे, जैसे हमने जीन्स की बात करी, जीन्स चेंज करके अगर उसको ज़्यादा टॉलरेंट बना दिया, तो जो वेदर कंडीशंस चाहे चेंज होंगी, ठीक है, वातावरण मौसम बदलेगा, ठीक है, या फिर क्लाइमेट चेंज जैसे अभी हमें होते हुए दिख रहा है कि एनवायरनमेंट पे स्ट्रेस पड़ रहा है ज़्यादा, तो उससे फार्मर्स को घबराने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उसकी क्रॉप ख़राब नहीं होगी अगर उसको टॉलरेंट बना दिया जाएगा तो इस तरीके से एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट होगी और फार्मर की लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगी, राइट। नेक्स्ट इज इट हैज़ रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स। अब जैसे हमने बात की कि जो इनपुट्स होते हैं, फार्मर क्या करता है, सीड परचेज करता है, ग्रो करता है, ठीक है, कल्टीवेशन वो करता है, जब वो सोइंग करता है अपनी क्रॉप्स की, तो उस टाइम पे उसको ना कुछ पेस्टिसाइड्स डालने पड़ते हैं कई बार। वो पेस्टिसाइड क्यों डालने पड़ते हैं कि वहाँ पे कीड़े वगैरह ना हो, राइट। जैसे जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं जो उन क्रॉप्स को फसलों को खा जाती हैं, कीड़े हैं वो डैमेज कर देते हैं फसलों को, तो उनसे बचाव करने के लिए कुछ पेस्टिसाइड्स डालने पड़ते हैं। तो अब अगर ऐसा जीन में चेंज कर दिया जाएगा मान लीजिए, तो वो पेस्टिसाइड्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और पेस्टिसाइड नहीं डालेंगे तो वो पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, कहीं ना कहीं हमारी सॉइल को भी ख़राब करते हैं, और ठीक है, सॉइल ख़राब होती है, एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि वो फिर वॉश होके रिवर में जाते हैं तो वो पल्यूट होती है, राइट। अगर वो पल्यूटेड वाटर अगर ड्रिंक कर लेते हैं, चाहे एनिमल्स हैं चाहे ह्यूमन बींग्स हैं, तो उनमें भी डिजीजेज आती हैं, राइट। और उसमें क्या होता है कि अब फार्मर खरीदता है तो उसका एक्सपेंडिचर भी होता है। अब अगर ये ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर ऑलरेडी जो क्रॉप है, जो फसल है, उसका जीन इस तरीके से चेंज कर दिया कि उसमें कीड़ा ही नहीं लगेगा, तो फार्मर का जो एक्सपेंस है वो बच जाएगा। और दूसरा जो एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ रहा था पेस्टिसाइड्स डालने की वजह से, केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ करने की वजह से, वो भी बचता हुआ हमें दिखेगा। तो इस तरीके से मल्टीपल बेनिफिट्स हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैव बीन रिड्यूस्ड by increasing crop abilities to withstand the transportation period without being perished। मतलब कि अब जैसे मान लीजिए कि कटाई कर ली हमने अपनी फसलों की, कटाई करने के बाद क्या होता है कि वो जो पेरिशेबल होती हैं क्रॉप्स, या पेरिशेबल जो फसलें हमें देखने को मिलती हैं, जो भी हमें फूड ग्रेन्स पेरिशेबल नेचर के देखने को मिलते हैं, पेरिशेबल मतलब जो जल्दी से मतलब उनकी ज़्यादा अवधि तक, ज़्यादा टाइम तक वो रहते नहीं हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो मान लीजिए हम एक टमाटर लेते हैं, अगर टमाटर को आप अपने डाइनिंग टेबल पे अगर आप 2-3 दिन रख दो तो टमाटर ना सड़ना शुरू हो जाएगा। तो उससे क्या होता है कि अगर इस तरीके के जीन्स में चेंजेस कर देंगे, इस तरीके से ऑल्ट्रेशन कर देंगे कि वो जो क्रॉप है वो ज़्यादा टाइम तक, मतलब वो सड़ेगी नहीं जल्दी से, वो बहुत टाइम तक रह जाएगी। लाइक जैसे बनाना है, अब बनाना को आप रखोगे तो 1-2 दिन में वो काला पड़ जाता है, येलो से वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या होगा अगर बनाना को इस तरीके से कर दें, उसमें इस तरीके से जीन ऑल्टर कर दिया कि वो जल्दी से सड़ेगा ही नहीं, तो क्या होगा कि जो स्टोरेज है या जो फार्मर्स को लॉस हो जाता है वो नहीं होगा, और वो जो ट्रांसपोर्टेशन पीरियड, ट्रांसपोर्टेशन में फार्मर अपने तरीके से कर सकता है उसको ट्रांसपोर्ट, और जो उसको उसका लॉस हुआ करता था फसलें सड़ने की वजह से, मतलब जो ग्रेन्स फूड सड़ जाता था, उससे वो लॉस भी नहीं होगा और उस ज़्यादा टाइम तक कंज्यूमर्स को वो मिल सकता है और वो कंज्यूमर्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, राइट। नेक्स्ट इज
एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट्स हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय इट। मतलब कि जो प्लांट्स जो मिनरल यूज़ करते हैं तो उसमें एफिशिएंसी बढ़ा दी, मतलब अब कम मिनरल्स की उसको सॉइल से लेने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, प्लांट्स को इतना एफिशिएंट बना देते हैं। तो अब जब उसको इतना एफिशिएंट बना दिया, कम मिनरल्स ले रहा है, तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो ज़्यादा टाइम तक हमें बरकरार देखने को मिलती है। सॉइल की फर्टिलिटी ज़्यादा टाइम तक बरकरार देखने को मिलेगी तो एक ही पीस ऑफ लैंड पे ज़्यादा टाइम तक, मतलब ज़्यादा सालों तक हम कल्टीवेशन कर सकते हैं और एक अच्छी यील्ड, अच्छी उपज हमें उसी लैंड से देखने को मिलेगी कंपैरेटिवली जितनी पहले मिलती। राइट। नेक्स्ट इज इट हैज़ एनहांस्ड द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। कि इससे क्या होगा कि बायोटेक्नोलॉजी से जब हम जीन एडिटिंग करेंगे तो हम जो फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू है हम वो भी चेंज कर सकते हैं, वो बढ़ा सकते हैं। उसके जो पोषण तत्व हैं हम उनको बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए चावल है, चावल में विटामिन ई का कंटेंट डाल देंगे, विटामिन ई की बढ़ा देंगे, उसमें डाल देंगे अगर चावल में, तो वो क्या होगा, चावल के पोषक तत्व बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो पोषक तत्व बढ़ेंगे तो उससे कंज्यूमर्स की हेल्थ भी अच्छी होगी जो हम उसको खाएंगे, चावल खाएंगे। और आप लोग जानते होंगे गाइस, इंडिया में बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत आबादी ऐसी है जो चावल खाती है, सबसे ज़्यादा चावल खाया जाता है। तो जो लोग खाते हैं चावल उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी, उनकी भी हेल्थ अच्छी होगी। और फार्मर्स क्योंकि वो ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू देगा तो फार्मर्स उसका अच्छा प्राइस भी चार्ज कर सकते हैं, फार्मर का जो रेम्यूनरेशन है वो भी अच्छा होगा, फार्मर की लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज होगी, फार्मर को अच्छा प्रॉफिट होगा क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू क्या है वो बढ़ जाएगी। राइट। तो इस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे भी बहुत हेल्पफुल देखने को मिलेगा, हेल्थ के मामले में भी अगर हम देखें, और फाइनेंशियल तौर पे भी बहुत हेल्पफुल होने को दिखेगा, और इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत हेल्पफुल ये हमें मिलेगा। नेक्स्ट इज प्लांट्स डेवलप्ड यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी नेचुरली रेजिस्ट स्पेसिफिक इंसेक्ट्स, वीड प्लांट्स एंड डिजीजेस, सो देर इज नो लॉस ऑफ क्रॉप ड्यू टू दीज रीजंस। वही जो हमने बात की थी कि मान लीजिए पेस्ट रेजिस्टेंट बना दिया अगर किसी क्रॉप को, उसमें जीन्स ऑल्टर करके, तो कोई स्पेसिफिक जो इंसेक्ट है वो उसको ना, वो उससे दूर भागेगी, वो उसके पास आएगी नहीं, उसको खाएगी नहीं। ठीक है, वहाँ पे कुछ उसको डिजीज़ नहीं हो पाएगी, लाइक, या कोई वीड प्लांट्स जो हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वो वहाँ पे नहीं उगेंगे उसके पास। तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो जो फसल है वो ख़राब नहीं होगी इन रीजंस की वजह से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बीटी क्रॉप्स। ठीक है, तो उस वजह से अब फसल खराब नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फार्मर की इनकम इंक्रीज हो जाएगी, फार्मर को बेनिफिट ज़्यादा होने लग जाएगा, फार्मर की लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट, इट हैज़ बीन यूज टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट्स टू सप्लाई ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज टू इंडस्ट्रीज, कि जैसे इन द फॉर्म ऑफ स्टार्चेज, फ्यूल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स एक्सेट्रा। अब इससे क्या हो सकता है कि टेलर मेड प्लांट्स, मतलब कि कुछ स्पेसिफिकेशन के साथ भी प्लांट्स उगाए जा सकते हैं, कि जो स्पेसिफिकेशन, जैसे कि कुछ रिसोर्सेज जो इंडस्ट्रीज़ को ज़रूरत होती है, जिनकी उन इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत के हिसाब से प्लांट्स उगाए जाएं, उनमें चेंजेस कर करके, तो उससे भी क्या होगा, इंडस्ट्रीज़ को भी हेल्प मिलेगी, और इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ फार्मर्स का, क्योंकि उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी, इंडस्ट्रीज़ की डिमांड बढ़ेगी, तो फार्मर की भी एक प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ने को देखा जाएगा। ठीक है, इससे जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल रिलेशंस है वो भी अच्छे हमें देखने को मिलेंगे, पनपेंगे, और उससे एग्रीकल्चर भी और इंडस्ट्रीज़ भी दोनों ही फ्लरिश करती हुई दिखेंगी। ठीक है गाइज, तो ये हमने क्या पढ़े, हमने बेनिफिट्स पढ़े कि बायोटेक्नोलॉजी के क्या बेनिफिट्स हैं और किस तरीके से वो फार्मर की लिविंग स्टैंडर्ड को अच्छा बनाने में मदद करती है। और ये जो हमने बेनिफिट्स पढ़े, ये आज के टाइम पे जैसे हमें देखने को मिल रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ने से जो फूड की, खाने की जो डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है, ज़्यादातर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, विकासशील देश हैं, उनमें बढ़ती जा रही है। तो इस टाइम पे बायोटेक्नोलॉजी का बेनिफिट या बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिल रही है। अब बायोटेक्नोलॉजी फार्मर्स को हेल्प करती है कि वो एक कम जगह पे, जैसे हमने बात की थी कि एक ही लैंड पे, क्योंकि वो सॉइल की फर्टिलिटी ज़्यादा ख़राब नहीं होती, तो वो बहुत सालों तक एक अच्छी यील्ड, अच्छी उपज दे सकती है। तो फार्मर एक छोटे कम लैंड पे ही ज़्यादा
अपना फूड उगा सकते हैं, ज़्यादा टाइम तक अच्छे से उसको कर सकते हैं और एक सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर सकते हैं, जिससे कि उनकी इनकम भी अच्छी होगी और जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है, जीवन स्तर है, वो भी हमें अच्छा होता हुआ देखने को मिलेगा। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है, जैव प्रौद्योगिकी एक बहुत शक्तिशाली पावरफुल टूल देखने को मिलता है कि जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसको खिलाया जा सके, उसको फीड किया जा सके, लेकिन फिर भी उसके नेगेटिव साइड्स भी बहुत हैं और इसका हम बेनिफिट तभी ले सकते हैं जब हम इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों को ही प्रॉपर तरीके से देख के चलेंगे और उनका हिसाब किताब लगा के ही बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा, तो ही हमें इसका एक्चुअल बेनिफिट मिल पाएगा। ठीक है गाइज, सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। आपके पास गाइज कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन पे। सो विद दिस वी एंड अप दिस लेक्चर टुडे। एंड करने से पहले गाइज मैं आपको अपने कोर्सेज के बारे में बता दूं तो हमारा करंट अफेयर्स बैच रन कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और साथ ही साथ पीडीएफ्स भी दी जाती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और गाइज अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं करंट अफेयर्स का, तो उसमें आप लोगों के लिए लाइव डाउट सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं और साथ ही साथ रेगुलरली रिविजन भी करवाई जाती है। फिर गाइस हमारा जीएस का प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, जिसमें आप लोगों को बिल्कुल आप लोगों की बिल्कुल बेसिक से तैयारी करवाई जाएगी। आपको आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इतनी अच्छे से हो जाएगी गाइस कि आपको एग्जाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता। सो हाईली रिकमेंडेड बैच ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच लॉन्च हो चुका है गाइस, रन कर रहा है, जिसमें एक फ्री सीरीज़ चलाई गई है आपके लिए। आप लोगों को उसमें टेलीग्राम चैनल पे कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं और आपको उनका वीडियो एनालिसिस और पीडीएफ भी दिया जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और गाइस हमारा पेड कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी है जो आपके क्वेश्चंस को इवैल्यूएट करेंगे और आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। और गाइज़ ये बैच दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही के मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा उनके लिए सुटेबल है, क्योंकि वैल्यूएशन दोनों ही लैंग्वेजेस में हो पाएगी। सो गाइज़ बहुत अच्छा बैच है, हाईली रिकमेंडेड, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट करके आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। So with this, we end up this lecture today, guys. I hope you all have liked this session. Thank you so much. Have a great day ahead. Jai Hind.